शरद पवार के अनुभव के अनुसार आप क्या समझते हैं, 2019 का चुनाव जो है केंद्र में और राज्य में कौन जीतेगा? सच बताइए। वे सच बताने की क्या, जो स्थिति है वही बताना होगा जी। हर राज्य की स्थिति अलग है, मगर मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक महाराष्ट्र की बात हो यहाँ परिवर्तन होगा। आज जिनके हाथ में हुकूमत है उनके हाथ में हुकूमत रहेगी नहीं। परिवर्तन मुंबई में भी होगा, परिवर्तन दिल्ली में भी होगा, दोनों ही जगह पर होगा। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मई 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक मैं बात नहीं कह सकता कि कोई सिंगल पार्टी नेशनल लेवल पर आज अल्टरनेटिव देकर सामने आएगी, ऐसी स्थिति है ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता। मगर साथ साथ लोग परिवर्तन चाहते हैं और इसके लिए जो 2004 में जो स्थिति थी कि भले किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बने, अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने उसको समर्थन दे दिया और वो सरकार 10 साल चली। तो आप देख रहे हैं कि 2019 में 2004 की स्थिति होगी जहां एक गठबंधन की सरकार होगी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस गठबंधन की सरकार का नेतृत्व इस बार बीजेपी करेगी, मोदी जी करेंगे? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। नेतृत्व का जहां सवाल आता है, बीजेपी नंबर 1 पार्टी है और मोदी जी देश के नेता नंबर 1 है। मुझे याद है 2004 की जो बात मैंने आपको की इसकी, उस समय देश का बीजेपी की लीडरशिप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थी, उनके पास थी। आप ही कंपेयर करिए कि वाजपेयी जी का स्टेचर, उनकी लीडरशिप, और दूसरी समय आज के प्रधानमंत्री का स्टेचर और उनकी लीडरशिप। मुझे लगता है कि वाजपेयी वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, इवन इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड। वो स्थिति आज वहाँ है ऐसे मुझे लगता नहीं। और वाजपेयी वहाँ टॉलेस्ट लीडर होने के बावजूद, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 2000 के चुनाव में परिवर्तन हो गया। तो आप परिवर्तन कह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन में भी लोगों को विकल्प की जरूरत है कि एक पर्याय चाहिए। कौन, अगर मोदी नहीं तो कौन, ये जो सवाल है ये लोग पूछ रहे हैं। आज आप हमें बताइए कौन है विपक्ष में, कौन वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बन सकता है या मोदी को टक्कर दे सकता है? सीधी बात आप सोचिए कि जो 2004 की बात मैंने कही, तब 2004 को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे ये कोई कहता था? बन गए। स्थिति ऐसी पैदा होती है कि कभी वैक्यूम रहता नहीं राजनीति में। वैक्यूम भरने के लिए स्थिति किसी को तो समर्थन देती है, इसमें अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी सहयोगी के रूप से शामिल होते हैं। आज मैं किसी का ABC का नाम वहाँ देना नहीं चाहता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि अल्टरनेटिव हो जाए, मिलेगा, वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। मैं इसलिए ये सवाल पवार साहब पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले चिदम्बरम जी, जो देश के पूर्व वित्त मंत्री थे, कांग्रेस से थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं प्रोजेक्ट कर रही। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट होंगे विपक्ष की तरफ से, या आप भी समझते हैं किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए विपक्ष ने? नहीं, चिदम्बरम जी ने जो कहा वो फैक्ट है, वो स्थिति है। और क्या स्थिति है कि किसी एक व्यक्ति को नहीं प्रोजेक्ट किया जाए? उन्होंने स्पेसिफिक कहा ना, बाय नेम ही सेकंड। उन्होंने कहा राहुल गांधी, जो उनके बारे में, राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो कहा वो कांग्रेस की पॉलिसी उन्होंने बताई। मैंने कई बार कांग्रेस की लीडरशिप के साथ ओवरऑल राजनीतिक स्थिति के बारे में जब बातचीत की, तो मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि कांग्रेस किसी को प्रोजेक्ट करके इंसिस्ट कर रहे। कांग्रेस परिवर्तन चाहती है। यानी कांग्रेस इंसिस्ट नहीं कर रही है किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। कांग्रेस तैयार है, आपको लगता है कि राहुल गांधी को एक तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जाए, किसी भी एक व्यक्ति को चुनाव के बाद
चुना जाए जिस तरह से मनमोहन सिंह को चुना गया था 2004 में। वही चिदम्बरम ने वही बात कही, कांग्रेस की तरफ से कही। वो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कांग्रेस का नेता है, और जब ऐसा स्टेटमेंट करता है वो अंदरूनी पार्टी की लाइन हो, वही उन्होंने लोगों के सामने रखी है। पर आप किस तरह से देखते हैं, राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है राहुल गांधी जो है पप्पू है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। मोदी वर्सेस राहुल अगर प्रेसिडेंशियल स्टाइल बैटल हो तो फिर मोदी ही जीतेंगे, बीजेपी ही जीतेगी। आप किस तरह से राहुल गांधी को देखते हैं? आज अपने देश की जो राजनीतिक स्थिति है, और इसमें किसी के खिलाफ किसी को प्रोजेक्ट करके यहाँ चुनाव जीतने की स्थिति देश में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 2004 में किसी को प्रोजेक्ट किया था, हम सब लोग अपोजिशन में थे, हमने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। पर आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? आप क्या देखते हैं कि राहुल वर्सेस बनाम मोदी एक बैटल होगा या नहीं? नहीं, बात ऐसी है कि ऐसी स्थिति ही नहीं है कि मोदी वर्सेस XYZ। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को अल्टरनेटिव, यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट देने वाली कोई वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, और लोग वो तैयार करके देंगे। इसमें राहुल गांधी की जो बात आप बार बार कहते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरा उनके साथ कई बार डायलॉग हो चुका है, उनकी भी मानसिकता जो चिदम्बरम ने कहा इससे दूर नहीं है। यानी आप समझते हैं, क्यों मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि क्या आपको लगता है, मैं आखिरी बार ये सवाल पूछूंगा, क्या राहुल गांधी में वो अनुभव है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं अब, या आप जैसे जो अनुभवी नेता हैं राहुल गांधी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? उनको एक तरह से अगर वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बने तो आप उनके साथ काम करेंगे? साथ जो मैंने बार बार कहा आपको कि चिदम्बरम ने कांग्रेस पार्टी की इस बारे में अफसोस क्या है वो देश के सामने रखा है। तो एक बार पार्टी ने साफ किया कि हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप क्यों इंसिस्ट करते हो? अच्छा, तो क्योंकि बीजेपी एक तरह से इंसिस्ट करने की कोशिश कर रही है कि मोदी वर्सेस राहुल का चुनाव बनेगा। वो उनकी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी इस समय काम के लिए आएगी नहीं। शरद पवार जी, ये एक स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन की कही जाती है, महागठबंधन, सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, के चंद्रशेखर राव कांग्रेस को टकराव दे रहे हैं तेलंगाना में। अब मायावती जी जो हैं, उन्होंने अजीत जोगी के साथ संबंध छत्तीसगढ़ में कर दिए, मध्य प्रदेश में अकेला लड़ रही है, राजस्थान में मायावती जी अकेले लड़ रही हैं। ये महागठबंधन है कहां? ये क्या केवल एक ख्वाब है कि सब पार्टियां एक साथ आएगी? हमें तो नहीं दिख रहा कोई महागठबंधन। महागठबंधन की बात हम लोगों ने भी कभी की नहीं। मैंने कहना ठीक नहीं है, ये आत्मस्तुति होगी, और आज बीजेपी छोड़कर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो दो चार लोग बोल सकते हैं, सभी के साथ, शायद इसमें मैं भी एक हूँ। और मैंने इन सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ ओवरऑल यहाँ किस तरह से अल्टरनेटिव दे सकते हैं इसकी बात कई बार की है। महागठबंधन यानी एक नेशनल लेवल पर अल्टरनेटिव की कंसेप्ट जो मान रखते हैं, वो स्थिति आज देश के सामने है ऐसे मुझे लगता नहीं। मैं महागठबंधन यानी देश की नॉन बीजेपी सभी पार्टी एक होकर कोई अल्टरनेटिव देगी और वहाँ एक स्तर का एक बंधन होगा, गठबंधन होगा, ऐसा पिक्चर मुझे दिखाई नहीं देता। स्थिति ये है कि हर राज्य में स्थिति अलग रहेगी। वो स्थिति फॉर इंस्टेंस केरला में आज वहाँ रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी रहेगी, लेफ्ट एंड देयर फ्रेंड्स। इनके साथ जो अपोजिशन रहेगा मेनली वो कांग्रेस रहेगा। आप तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ डीएम की ये मेजर पार्टी रहेगी, बीजेपी या अन्य पार्टी ये सेकेंडरी रोल उनका रहेगा। आप कर्नाटक में जाइए,
वहाँ कांग्रेस 1 नंबर पर रहेगी, देवेगौड़ा जी की पार्टी 2 नंबर पर रहेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी मिलकर यहाँ अल्टरनेटिव देंगे, ये पार्टी लोगों के सामने आएगी, लोग उसको समर्थन यहाँ देंगे। 2 नंबर की पोजीशन बीजेपी की शायद रह सकती है या शिवसेना की, आज कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इनमें वो कहते हैं हम अलग लड़ेंगे मगर आखिर तक अलग लड़ेंगे, इसके बारे में मैं कोई बता नहीं सकता हूँ। यानी शिवसेना और बीजेपी की हालत ऐसी है, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। ये एक तरह से आपको लगता है अभी भी शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ेगी चुनाव? लोकसभा में 100% लड़ेगी, विधानसभा में क्या करेगी आज कहने की स्थिति नहीं। लेकिन आपने अभी आज एक बड़ी बात कही है, आप कह रहे हैं देश भर में महागठबंधन नहीं होगा, एक नेशन वाइड अलायंस नहीं होगा, हर राज्य में अलग अलग गठबंधन होंगे जो बीजेपी को टकराव देने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है इससे आपकी कमजोरी है? क्योंकि अगर आपका वोट डिवाइड होता है, अगर विपक्ष का वोट डिवाइड होता है तो बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। अगर मायावती जी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ती हैं तो कांग्रेस को नुकसान होता है, इससे बीजेपी को फायदा होता है। भाई इससे कोई ज़्यादा नुकसान होगा ऐसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि हर राज्य में, अभी समझो राजस्थान की बात आपने कही, मैं साफ बताता हूँ कि राजस्थान में कल चुनाव होने के बाद वहाँ कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। वहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी नहीं। मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्यों में बीजेपी हारने की संभावना है। आज मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ, मगर क्लियर ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बीजेपी वहाँ जीतेगी। आपने कहा कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन नेतृत्व करेगा। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है विपक्ष में? क्या शरद पवार तैयार है? अगर ये आपकी, देखिए आपके दोस्त हर तरफ है, मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, ये कहा जाता है बिग बॉस के बारे में। आपके दोस्त हैं नवीन पटनायक, आपकी दोस्त है ममता बनर्जी, आप मायावती से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली पूछ रहा हूं, क्या शरद पवार अभी भी तैयार हैं राजनीति में इस तरह के गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए? 2004 में मनमोहन सिंह थे, 2019 में क्या आप बनना चाहेंगे? ये सब लोग जिनके नाम आपने लिए, ये बात सच है, इन सभी के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं और मैं इन सभी को साथ लेकर एक मंच पर लाने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा रोल वो रहेगा। आपने अब और भी बड़ी बात आज कही है, आप कह रहे हैं कि आपका रोल रहेगा इन सबको एक मंच पर लाने के लिए। तो फिर आप क्यों नहीं साफ कहते कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? आप सबको साथ लेकर फिर किसी और को बनाएंगे? क्यों नहीं बना सकते? वो भी बना सकते हैं। बनाने की अपने में शक्ति हो तो किसी को बनाने के लिए हम लोग एक सपोर्ट कर सकते हैं, उनको साथ ले सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें और क्या करूँगा? नहीं तो ये फिर वो राहुल गांधी हो, मायावती जी हो, नवीन पटनायक जी हो, ममता बनर्जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, मैं कई नाम ले रहा हूँ। ये आज ऐसे नहीं कह सकते। मैंने जैसे कहा कि हर राज्य में हम स्टेट लेवल पर गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। एक वो करने के बाद जो लोग चुनकर आएंगे, इनमें मेजॉरिटी जिनको पसंद करेगी उनको हम लोग समर्थन देंगे। अगर वो मेजॉरिटी कहे कि शरद पवार हमें पसंद है तो आप तैयार हैं कि नहीं? बात ऐसी है कि जहाँ तक मेरी पार्टी की बात है, हम ज़्यादा सीट लेने वाले नहीं हैं। हम महाराष्ट्र में कुछ सीट लड़ेंगे 50% और 2-4 सीटों में थोड़ी थोड़ी सीट हम लड़ेंगे। जहाँ टोटल नंबर ही मेरे पास ज़्यादा नहीं, तब प्रधानमंत्री का सपना रखना, मुझे लगता है कि राजनीति में अपने पैर जमीन पर रखकर राजनीति करनी चाहिए, तो ही 50 साल राजनीति में कामयाबी मिलती है। नहीं फिर वो देवेगौड़ा जी हो या गुजराल जी हो, वो भी इसी तरह से प्रधानमंत्री बने, उनकी कोई बड़ी पकड़ नहीं थी। आप
आपकी तो उनसे ज्यादा पकड़ है, तो आप क्यों डिनाई कर रहे हैं कि आपको एक तरह से अब दिख रहा है कि शायद 2019 में मेरा सपना साकार हो? आपने जो दो नाम लिए, हमारे अच्छे रिश्ते थे दोनों के, तब मैं कांग्रेस पार्टी का नेता था पार्लियामेंट में, और तब ये करने में, उनको लाने में भी मेरा हाथ था। मगर ये कहना चाहिए कि हमें ये मालूम था ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, ये एक्सीडेंट है। वो एक्सीडेंट हुआ, मैं एक्सीडेंट में शामिल होना नहीं चाहता हूँ कभी। अच्छा, गाड़ी सिर्फ चलनी चाहिए। लेकिन एक फर्क, आप बार बार कह रहे हैं कि 2004 की स्थिति बनेगी। 2004 में कम से कम कांग्रेस एक काफी मजबूत पार्टी थी। क्या आप मानते हैं धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर कड़ी बन गई है, और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट टक्कर होती है वहां भाजपा को एडवांटेज होता है? कांग्रेस एक तरह से कमजोर कड़ी है, कुछ लोग कहेंगे राहुल गांधी जो है वो कमजोर कड़ी है। मुझे लगता नहीं। जैसे मैंने कहा कि हर राज्य में हम अलग अलग गठबंधन करने के लिए मेहनत करेंगे, इसमें कांग्रेस का भी रोल रहेगा। कांग्रेस का रोल कर्नाटक में रहेगा, कांग्रेस का रोल मध्य प्रदेश में रहेगा, कांग्रेस का रोल राजस्थान में रहेगा, कांग्रेस का रोल छत्तीसगढ़ में रहेगा, कांग्रेस का रोल हरियाणा में रहेगा, कांग्रेस का रोल पंजाब में रहेगा। इन सभी स्टेटों में एक नंबर की पोजीशन अपोजिशन में कांग्रेस की रहेगी, तो कांग्रेस भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार जी, ये बताइए, आज आपने इस प्रोग्राम में कहा कि आप चाहते हैं परिवर्तन, आप सभी दलों को एक साथ एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते पहले यह भी सुनने में आया था कि आपने नरेंद्र मोदी जी की एक तरह से तारीफ की। जब राफेल का मामला निकला, आपका एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद लोगों को लगा क्या शरद पवार दोनों तरफ से खेल रहे हैं। आपने कहा जनता जो है वो चाहती है कि ये राफेल डील हो, और उनको मोदी जी के इंटेंशंस में कोई शक नहीं है, वो मोदी जी को शक की निगाह से नहीं देख रही हैं। इससे लोगों को लगा क्या शरद पवार जी दोनों तरफ से खेल रहे हैं, राहुल गांधी से भी बात कर रहे हैं और मोदी जी के साथ भी एक तरह से डील करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लगा, ऐसे मुझे लगा नहीं। मीडिया में कॉलम भरने के लिए जगह लगती है कभी कभी, तो इसलिए इसमें हमारे मीडिया के फ्रेंड ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, इसका मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि राफेल ये एयरक्राफ्ट अच्छा एयरक्राफ्ट है। मैंने देश की रक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। यह दसौर जो कंपनी है जी, इसको विजिट मैंने की थी। मैं और उस समय मेरे सेक्रेटरी थे एन वोरा, हम दोनों ने जाकर वहाँ ये एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन किया था। तब से इसकी बात चालू थी। ये 91 की बात है, 92 की बात है। और बाद में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब राफेल खरीद करने के बाद एक्सपर्ट की सलाह से तय हुई थी जी। इसकी डिटेल तय नहीं हुई थी, कीमत तय नहीं हुई थी। मैंने ये कहा कि जो जिस सरकार में मैं था उस सरकार में राफेल अच्छा कहा, और दूसरी सरकार नई आ गई, उन्होंने राफेल अच्छा कहा। खाली उन्होंने अच्छा कहा इसलिए मैं बुरा कहूँ ये ठीक नहीं है। ये अच्छा एयरक्राफ्ट था, फाइटर है, और देश की हित का है, देश की रक्षा के लिए हित का। ये मैं आज भी कहना चाहता हूँ, नंबर एक। दूसरी बात मैंने ये कही कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस जो महाराष्ट्र की है, उनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट था कि उनकी कीमत 530 या थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, 570 करोड़ की है। वही कीमत 1600 करोड़ तक गई। तो मैंने दूसरा बयान दिया था कि गवर्नमेंट नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन कि 570 से वहाँ तक कैसी गई। नंबर 3, इस बारे में अपोजिशन ने जेपीसी की डिमांड की। आज जेपीसी की डिमांड को जिनके हाथ में हुकूमत है वो अपोजिट क्यों कर रहे हैं? मुझे याद है कि जब बोफोर्स का मामला आ गया, तब आज जो हुकूमत में है ये सब लोग मिलकर
वर्कफोर्स के लिए जेपीसी अपॉइंट होनी चाहिए, ये डिमांड उन्होंने की, तब सरकार ने इसका स्वीकार नहीं किया। 3 हफ्ते पार्लियामेंट का काम चलने नहीं दिया, बाद में सरकार ने जेपीसी अपॉइंट की। तो जेपीसी की तब डिमांड जो मांगने वाले लोग थे आज हुकूमत में है, आज वो जेपीसी के स्वीकार करने में उनको क्या तकलीफ है। तो इसलिए मैंने कहा जेपीसी एक्सेप्ट करो, कीमत के बारे में उन्होंने जो बात कही ये बात साफ करो, ये दोनों के बारे में कोई हमारे मन में आशंका है, वो बात पूरी करनी चाहिए। जहाँ तक एयरक्राफ्ट खरीद करने के लिए मोदी जी ने कुछ मन बनाया होगा तो मुझे लगता नहीं कि लोगों के सामने ये इशू है। यानी आप कह रहे हैं एयरक्राफ्ट अच्छी है लेकिन कीमत क्या है ये लोगों के सामने रखो, जेपीसी रखो। क्या आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी देश भर जा रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। आप समझते हैं क्या इस डील में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं? अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है या नहीं, ये राहुल गांधी साफ कह रहे हैं और आप इस पर चुप्पी रख रहे हैं। चुप्पी बहने की कोई बात नहीं, सीधी बात यह है कि 570 करोड़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं, बाद में 1600 करोड़ रहते हैं। तो इसमें एक लोगों के मन में आशंका पैदा होने की परिस्थिति है और वो साफ करने ही चाहिए। ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इस बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये डिफेंस के लिए आइटम है, मगर कीमत का इतना फर्क, ये बात इसका स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। नहीं शरद राव जी, आप कह रहे हैं आशंका है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं साफ भ्रष्टाचार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भ्रष्टाचार है या आशंका है भ्रष्टाचार की? ये भ्रष्टाचार है आप कहेंगे या राहुल गांधी कहेंगे, इसके बारे में मेरे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं ज़रूर कहूँगा, एयरक्राफ्ट अच्छा है ज़रूर कहूँगा। कीमत के बारे में जो बात सामने आ गई है, इस बारे में देश के मन में आशंका है, इसका एक्सप्रेशन देना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके लिए जेपीसी चाहिए। ये जो अपोजिशन की डिमांड है वो बिल्कुल ठीक है, इसका स्वीकार करना चाहिए। जो करना नहीं चाहते वो इस बारे में इनका मन कितना साफ है इस बारे में आज मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर एक बात है, मैं फ्रांस से कल आया हूँ, आई वॉज इन फ्रांस 3 days बैक। तो फ्रांस में भी हमने देखा वहाँ के अखबार में जब ये राफेल का डिस्कशन हुआ था, तब जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने सीधी बात कही कि ये एयरक्राफ्ट भारत को देने के लिए हमारे साथ बात हो गई और तब किसी को साथ लेने की बात तब भी हुई थी। और आज जो राष्ट्रपति है उन्होंने अलग स्टेटमेंट किया कि ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि आज के राष्ट्रपति के सामने मार्केटिंग का इशू है, अपना प्रोडक्ट बेचना है और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सब साफ बात कहने की आवश्यकता नहीं है। शायद कस्टमर अपने से दूर जाएगा इसलिए वो साफ साफ बताए नहीं होंगे, ऐसी आशंका मेरे मन में। क्या आप समझते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्ट है? उन्होंने कहा था जब आपकी सरकार थी यूपीए की, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्ट है या मोदी जी ने साफ सुथरी सरकार दी है जो यूपीए नहीं दे पाई? सीधी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग आज जहाँ राजस्थान की बात मैंने की और साफ साफ कही कि राजस्थान में लोग वहाँ बीजेपी सरकार को हटाना चाहते, वैसी स्थिति बाकी राज्यों में यहाँ तक लोग क्यों जाएंगे? जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जो लोगों को आश्वासन दिए थे, जो इस तरह से हम प्रशासन देंगे इसका भरोसा दिया था, इसमें और कहने में और वस्तुस्थिति में बहुत अंतर है। ये बात लोगों के सामने आ गई और इसीलिए आज लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने देश को अच्छी सरकार दी है या नहीं? क्योंकि ये सवाल उठता है कि क्या मोदी जी की सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार से बेहतर थी या नहीं? क्या उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत चीजें कही हैं। क्या आप मानते हैं कि मोदी जी ने अच्छी सरकार दी है या नहीं? नहीं, उन्होंने बहुत बातें कही
मगर ग्राउंड लेवल पर वो बातें देखने के लिए कभी मिली नहीं। और इसलिए जो सरकार जो कहता है इस पर अमल नहीं करता, वो सरकार के बारे में अच्छा कैसे कह सकते? हम परिवर्तन काहे के लिए चाहते हैं? हम परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि देशवासियों को एक अच्छी सरकार चाहिए। मनमोहन सिंह ने अच्छी सरकार देने के लिए हमेशा कोशिश की, उनमें कुछ कमियां हो सकती है, मगर इनके इंटेंशन हमेशा अच्छे रहे, उनके डिसीजन हमेशा अच्छे रहे, और वो स्थिति आज देश में है ऐसे मुझे लगता नहीं। नहीं, मोदी जी कहते हैं कि देखिए यूपीए के जमाने में इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए, अब कोई स्कैम नहीं है, कोई किसी बड़े मंत्री को पर आरोप नहीं लग रहे हैं। यही फर्क है मोदी जी की सरकार में और यूपीए के सरकार में। नहीं, किसी के खिलाफ आरोप हो रहे हैं या नहीं है, शायद आपको डिटेल मालूम नहीं होगा। जब हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो कई बातें लोगों के सामने पार्लियामेंट में आती है कि जिसमें जो कहा गया इसमें और स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप कहते हैं जमीन आसमान का अंतर है, अब हम देख रहे हैं आज की बड़ी हेडलाइन देखिए शरद राव, सीबीआई में नंबर 1 ऑफिसर और नंबर 2 ऑफिसर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई खुद सीबीआई पर रेड कर रही है, ये देश में पहली बार हुआ है। अब आप मुझे बताइए किस तरह से देखते हैं, देश के सबसे बड़े अनुभवी नेता जो आप हैं, कभी आपने ऐसी स्थिति आपके इतने बड़े राजनीतिक करियर में सोची थी कि सीबीआई खुद सीबीआई पर रेड करेगी? इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप बार बार पूछते हैं आज की सरकार के बारे में। आज की सरकार साफ सुथरी होती थी तो ये स्थिति पैदा नहीं होती थी। आईपीएस ऑफिसर्स और इनमें जो एक इंटरनल डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन इस देश में हमेशा रही है। मैंने कई साल देखा, महाराष्ट्र में जैसे मैंने काम किया, मेरे साथ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने काम किया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप कॉन्फिडेंस देकर काम करने के लिए समर्थन देते हैं तो लोग अच्छा काम कर सकते हैं। वहाँ आप रीजनल अप्रोच लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का अप्रोच लेंगे, जमात का अप्रोच लेंगे, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमेशा खराब हो सकता है, गलत रास्ते पर जा सकता है। आज हम ये देख सकते हैं कि दिल्ली में इम्पोर्टेंट पोजीशन पर गुजरात का करके ऑफिसर लेते हैं। मुझे कोई विचार नहीं, गुजरात के भी अच्छे अधिकारी मैंने देखे हैं, मगर यहाँ आप देखिए कि जिनका सिलेक्शन जब हुआ, सिलेक्शन होकर उनको जिम्मेदारी दे दी, ये अपॉइंटमेंट होने के साथ ही मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में कहा कि ये अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, तो अपॉइंटमेंट ठीक नहीं जो कोर्ट ने कहा उनको 2 नंबर दे दिया, 1 नंबर पर दूसरे आ गए। और पहले दिन से हम वहाँ दिल्ली में सुनते थे कि 1 नंबर और 2 नंबर में रिश्ते इतने खराब है कि जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है वो जिम्मेदारी छोड़कर आपस में कैसे इंटायर सेटअप की बेइज्जत हो सकती है, इस तरह उनके कदम उठाने का काम चालू है और वो हो गया। आज हम सीधा देखते हैं कि डायरेक्ट एलिगेशन होती है, डायरेक्ट रेज होती है और बहुत कुछ बुरी बातें सामने आ रही है। हाईएस्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पर ये स्थिति होगी तो ये सरकार और ये प्रशासन ठीक तरह से चला है ऐसे कहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। जब आपकी सरकार थी, एनसीपी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब इरिगेशन डिपार्टमेंट आपके हाथ में था और यह कहा गया कि बहुत पैसे डाले गए और उतना ही भ्रष्टाचार हुआ, केवल 0.1% से इरिगेटेड लैंड बढ़ा है। देवेंद्र फडणवीस आज कहते हैं कि जो एनसीपी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जो बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करप्शन हुआ, आज उन प्रोजेक्ट्स में वो इरिगेशन बढ़ा रहे हैं और महाराष्ट्र में स्थिति बदल रही है उनकी वजह से। जो एनसीपी कांग्रेस के जमाने में इरिगेशन में बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, आरोप लगाए, प्रधानमंत्री ने कहा था नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी। सुनिए खाली अकेली बात मत करो जी। इसमें सीधी बात यह है कि एलिगेशन किए, एलिगेशन जिन्होंने कहे उनके हाथ में 4 साल हुकूमत है।
ये 4 साल में क्या सो रहे थे? कहाँ एलिगेशन किया, इसकी जांच नहीं की। जांच की उन्होंने, तो जांच करने के बाद उनके सामने क्या गलत बात आ गई? गलत बात आती थी तो कदम उठाते थे। तब इरिगेशन की फौजे कॉस्ट बढ़ गई, ये इशू उन्होंने लिया था। तब इरिगेशन की फौजे की जो कीमत थी, फौजे कॉस्ट थी, और आज ये सरकार ने उसी फौजे की जो कीमत तय की है, इसका स्टडी करो, वो पहले से ज़्यादा हो गई। और इसलिए मैं सरकार का दोष नहीं देना चाहता हूँ, कॉस्टिंग बढ़ जाता है, डिले होता है इससे। और इसलिए ये एलिगेशन में कोई दम नहीं था, ये बात साफ हो गई। मैं जब एक ज़माने में महाराष्ट्र में मैं जब था तो मेरे खिलाफ एलिगेशन हुए थे, कई बार हुए हैं। और मेरे खिलाफ एलिगेशन हो गए, कोई लैंड के बारे में हो गए, सब कुछ हो गया। इसके बाद सरकार आ गई, शिवसेना बीजेपी की, मनोहर जोशी सीएम बन गए, वो इससे पहले विपक्ष के नेता थे, उन्होंने एलिगेशन की। 1 साल के बाद ये सवाल जब विधानसभा में उठाया, तब उन्होंने कहा कि जैसे आजकल कहते हैं ना, ये चुनावी जुमला था, तैसे उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए है हमने माहौल पैदा किया था, इसमें कोई दम नहीं है। और इसलिए ये जनता तो आज पूछेगी, यानी सब मिले हुए हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं, एक दूसरे पर आरोप भ्रष्टाचार के करते हैं, जैसे ही सत्ता मिलती है तो आप वही आरोप भूल जाते हैं। क्या यही वजह है? आप इतने सालों से राजनीति में रहे, आज जो यंगर जनरेशन है वो कह रही है क्यों हम राजनीति में आए? ये राजनीति में इतना मैल है, इतना केवल एक बार वाजपेयी जी ने, शरद राव जी मुझे कहा, लोकतंत्र अब धनतंत्र बन गया है। क्या आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र धनतंत्र बन गया है, केवल पैसे की राजनीति चलती है? बिल्कुल नहीं, सब जगह पर ये स्थिति नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ तक मैं इस राज्य में देखता हूँ, कि एक नई सिस्टम शुरू की है। एक आज ही मैं एक यहाँ का एक मैगजीन है, चित्रलेखा नाम का फेमस मैगजीन है, वाइड सर्कुलेशन का है, आप देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, उनका डिटेल इंटरव्यू है और डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि चुनाव कैसे जीतना, बूथ लेवल पर कैसे अरेंजमेंट करना, और मार्केटिंग कैसा करना, और ये अल्टीमेटली धनशक्ति का वापर कैसा करना, इस्तेमाल कैसे करना, इस बारे में कई बातें सामने आई है। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी चुनाव मार्केटिंग और धन के ताकत पर जीतती है, और जब कांग्रेस एनसीपी जीतती है तब धन पर नहीं जीतती। आज देश में दूसरी कौन सी पार्टी मैंने देखी नहीं इतने सालों में इस तरह धन का इस्तेमाल किया है, जो आज जिनके हाथ में हुकूमत है वो करते हैं। शरद राव जी, इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही, वो पैसे कहाँ गए? आज कांग्रेस कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, ये पैसे गए कहाँ? फिर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हुए, अब आप कहते हैं कि बीजेपी के पास धन है। आरोप हुए, आरोप और सच्चाई में फर्क होता है, और इसलिए आरोप किए गए, आरोप में कोई दम नहीं था, ये बात साफ हो गई। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।